पिछले 1 साल में जिस तरह से कोरोना ने हम लोग की लाइफ को जिस तरह का असर डाला है, वो हम लोगों ने किसी ने भी सोचा नहीं था। और ख़ास बात ये है कि 1 साल नहीं, अब 1 साल से भी लंबा वक़्त हो गया है, एक ही जैसे माहौल में रहते हुए। आज की तारीख में भी हम लोग के अंदर एक विश्वास नहीं बन पा रहा है कि हम इस बीमारी से निपट सकते हैं। तो मेंटल हेल्थ पर इसका क्या असर रहा है, इस बारे में बात करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी मसले को लेकर आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी। डॉक्टर त्रिवेदी जो है मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं और खास तौर पर जो सुसाइड प्रिवेंशन पर वो काम कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि मेंटल हेल्थ और सुसाइड प्रिवेंशन को जो है बच्चों को स्कूल लेवल से पढ़ाया जाए, ताकि जाकर आगे जाकर उनकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी पर्सनैलिटी निकल कर सामने आए। डॉक्टर सत्यकांत भोपाल के रहने वाले हैं और अपने सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे लोगों को मेंटल हेल्थ पर लेकर के अवेयरनेस फैलाते रहते हैं। डॉक्टर सत्यकांत, आपका स्वागत है हेल्थ ओपीडी के शो में। जी, धन्यवाद प्रियंका जी। थैंक यू सो मच सर। जी सर, चूँकि पिछले 1 साल से हम लोग को बड़ी उम्मीदें थी कि कुछ चीज़ें बदल जाएँगी, चीज़ें कुछ बेहतर हो जाएँगी। ख़ासकर जब पिछली बार जब ये कोरोना की पहली लहर थी, तो उसमें जो था लोगों के पास जानकारी का अभाव था, एक डर था, एक भय था। लेकिन 1 साल के बाद जब कुछ मामले बीच में थोड़े कम हुए, तो लगा कि इससे निपट लेंगे। पर जब दूसरी लहर आई, तो अब एक अलग तरह का अविश्वास लोगों में देखने को मिल रहा है। अब एक मन में कहीं एक अजीब तरह की अनिश्चिंता है कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता, अब चीज़ें हाथ में नहीं है। तो आप मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर आपके पास किस तरह के केसेज़ या मामले आ रहे हैं, या जिस तरीके से वायरस में कुछ तब्दीलियाँ हुई, तो क्या लोग के जो मेंटल इश्यूज़ हैं, उनमें भी कुछ तब्दीली आपने देखी है? देखिए प्रियंका जी, आपने 3-4 बातें प्रश्न में करी जो कि बेहद वाजिब हैं। जब कभी भी कोई भी पैंडेमिक आता है या कोई भी अप्रत्याशित चीज़ें होती हैं जिनमें काफ़ी एक पैनिक सा समाज में क्रिएट हो जाता है, आशंका सी बन जाती है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। जैसे कोरोना वायरस हमारे लिए नया था, इसको कोविड-19 नाम दिया गया। वुहान से चल कर के आज वो हमारे आपके घर में भी पहुँच चुका है। जी, तो पहले जैसे ही कोई भी पैंडेमिक आता है तो समाज लगभग 2 भागों में बँट जाता है। जी, एक ऐसे लोग होते हैं जो एक्स्ट्रा कॉन्शियस होते हैं, वो पूरी उसकी डिटेल हासिल करते हैं, क्या करना चाहिए, डूज़ एंड डोंट्स हासिल करते हैं, क्या नहीं करना चाहिए और उसके हिसाब से वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। और एक दूसरे लोग होते हैं जो कंप्लीटली डिनायल में होते हैं कि मुझे कुछ मतलब नहीं, मुझे तो नहीं हो सकता, मुझे कुछ नहीं होगा, ना मेरे परिवार को होगा, वो तो वुहान में हो रहा है, वो तो दिल्ली में हो रहा है, वो तो भोपाल में हो रहा है, मुझे नहीं होगा। पड़ोस में हो रहा है लेकिन मुझे नहीं होगा। आप यकीन माने एक्चुअल में अंतर्मन में कहीं न कहीं उनके प्रति भी उनके मन में भी बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। वो उस घबराहट से बचने के लिए वो वास्तविकता से बचना चाहते हैं। जी, इसलिए वो डिनायल में रहते हैं और समाज 2 भागों में बँटा हुआ दिखाई देता है। निश्चित तौर पर पिछले 1 साल की हम बात करें तो लगभग मैं अपनी व्यक्तिगत ओपीडी में और जो मेरे कलीग्स हैं या ओवरऑल हम डब्ल्यूएचओ की भी बात करें तो लगभग 30 से 50% मानसिक रोगों में राइज़ हुआ है, बढ़ गए हैं। काफ़ी बड़ी कारण संख्या है। ये है कि इनका जो एक्सटर्नल बिहेवियर है वो इतना ध्वंसात्मक दिखाई नहीं देता जैसे कि किसी भी पैंडेमिक या कोविड के बारे में चर्चाएं चल रही हैं। तो इस कारण से ये अंदर ही अंदर रहते हैं, सामने से दिखते नहीं हैं, तो हमें लगता ही नहीं है कि ये कोई समस्या है। जबकि मेरे हिसाब से या अगर साइकियाट्री के जितने भी शोध अभी फिलहाल हो रहे हैं, आप रिसर्च पेपर कोई भी उठा करके देखेंगे, तो एक पैरेलल मेंटल प्रॉब्लम्स का, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर का भी पैंडेमिक चल रहा है। अगर हम आम तौर पे लक्षणों की बात करें, तो लोगों का मन में जो डर है, वो है पिछले पैंडेमिक की हम जब पहली वेव आई थी, तो ये डर था कि उन बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई थी, बहुत सारे लोगों को पलायन करना पड़ा था, बहुत सारे लोगों को एक साथ रहना पड़ रहा था। इसकी वजह से रिलेशनशिप में बहुत सारे फ्रिक्शंस आए थे, शिक्षा में को लेकर के काफ़ी बदलाव आया था, सब कुछ नया-नया था। और बहुत सारी चीज़ों में लोगों को महँगाई का सामना करना पड़ रहा था, पलायन में बहुत सारे लोगों को आने-जाने में प्रॉब्लम्स हो रही थी और सब तरफ अनिश्चितता का माहौल था, हमें कुछ भी पता नहीं था। महत्वपूर्ण बात ये है कि पता ये हो गया अब हमें पिछले साल से कि हमें ये मेजर करने हैं। मास्क लगाना है, डिस्टेंसिंग रखनी है, हमें टीका लगाना है, वैक्सीनेशन भी आ गया। जिस देश में पीपीई किट्स नहीं थी 1 साल पहले, उस देश में अगर वैक्सीनेशन हो रहा है, ये मुझे लगता है प्रियंका जी बहुत बड़ी बात है, कमेंडेबल एफर्ट है हमारी सरकारों का। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम अपनी ज़िम्मेदारी भूलते हुए सब कुछ हम प्रशासन से चाहते हैं। इसकी वजह से भी सेकंड वेव में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप देखिए कि फर्स्ट वेव में इन सब बातों के अलावा मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि पैंडेमिक जो होता है वो फेजिक हो सकता है, खत्म नहीं हो रहा है, अभी वो कम ज़्यादा हो रहा है, इसकी सेकंड वेव आ सकती है।
लेकिन अगेन जब सेकेंड वेव आना शुरू हुई 3-4 महीने पहले, आप देख रहे थे कि यूरोप में लॉकडाउन हो रहा था, फ्रांस में लॉकडाउन हुआ, नहीं वो तो फ्रांस में हो रहा है, वो यूरोप में हो रहा है, हमारे यहाँ नहीं हो सकता। लेकिन जबकि पहले पैंडेमिक में ये बात क्लियर हो गई थी कि बीच-बीच में लॉकडाउन्स लगाने पड़ सकते हैं, बीच-बीच में ये वेव्स आ सकती हैं, बढ़ सकती हैं, लेकिन हम उसके लिए लापरवाह हो गए। और अगेन जो एक हमारी प्रवृत्ति है कि हम ब्लेमिंग टेंडेंसी काफ़ी रखते हैं कि सरकार को ये करना चाहिए था। मुझे अगर मास्क लगाना है, मुझे पता है कि मैं मास्क से बच सकता हूँ, तो मैं मास्क क्यों नहीं लगाऊँ? मुझे लगता है कि मैं घर में बाहर काम करने के लिए निकल रहा हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं घर में जाकर के मुझसे स्प्रेड हो सकता है, क्यों नहीं मैं अपने घर में भी मास्क लगाऊँ? क्यों नहीं मैं अपने घर में सोशल डिस्टेंसिंग रखूँ? तो एक जो व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका अभाव अभी इस कोविड के स्प्रेड में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर हम ये करेंगे तभी इसको स्लो किया जा सकता है, क्योंकि जितना तेज़ी से बढ़ेगा तो हमारे संसाधन तेज़ी से खत्म होंगे। हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर उतना ज़्यादा लोड पड़ेगा, और जैसे ही ये लोड ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर कालाबाज़ारी शुरू हो जाती है दवाइयों की। ऑक्सीजन की कमी आपको दिख रही है, बेड्स की हमें क्यों कमी दिख रही है? बेड्स प्रॉपर हैं। लेकिन इतना ज़्यादा एक साथ तेज़ी से आ गया है व्यू, जिसके कारण से संसाधन कम कर रहे हैं, रातों-रात हम वो बना नहीं सकते। जी। अगेन इसकी वजह से जो इस वेव में प्रॉब्लम्स हैं मेंटल हेल्थ रिलेटेड, वो ये हैं कि मुझे अगर कोविड हो गया, मेरी रात में ऑक्सीजन कम हो गई, तो मुझे बेड मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा? मुझे ऑक्सीजन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा? मुझे रेमडेसिविर मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा? मेरा हेल्थ इंश्योरेंस सही टाइम पर काम करेगा कि नहीं करेगा? मेरी अगर जॉब चली गई तो मेरा क्या होगा? फिर से वहीं पे स्थिति में आ गए। मुझे तो लगा था कि मैंने अर्थव्यवस्था सँभाल ली घर की, लेकिन फिर से हम वहीं पहुँच गए। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आए, स्टूडेंट्स आए, मैं उनकी कहानी सुनाता हूँ, आपको बड़ा अजीब-सा लगेगा। एक बच्चा जो कि बैंगलोर, हैदराबाद की महँगी यूनिवर्सिटी के एमबीए में एडमिशन लेता है। 2020 में बड़ी इच्छाओं, आकांक्षाओं के साथ वो एडमिशन लेता है। कुछ दिन कोर्स करने के बाद वो जाने ही वाला था या वहाँ पहुँच ही चुका था, अचानक उसको घर आना पड़ता है 2020 में। उसका 1 साल कंप्लीट होता है, वो एमबीए का कोर्स कर रहा है, उसने 3.5-5 लाख रुपए फीस भर रखी है। वो वापस आता है और उसकी जाने की संभावना अभी बन रही है, सेकंड वेव आ जाती है। अब पता चलता है वो घर से फिर से कोर्स कर रहा है। तो उसका आप देखिए कि व्यावहारिक ज्ञान जो है, उसका कैसा रहेगा? तो ये बातें उसको हिट कर रही हैं। उसको लग रहा है कि मैंने तो कॉरेस्पॉन्डेंस जैसा कोर्स कर लिया, जबकि मैंने इतनी फीस अच्छी दी, इतने अच्छे कॉलेज में हुआ, लेकिन उसका व्यावहारिक एक्सपोज़र नहीं हुआ। आप देखिए कि हमारे यहाँ सब्जेक्ट की प्रणाली है। 11th-12th में लोग सब्जेक्ट लेते हैं 10th के बाद, जो पुरानी शिक्षा पद्धति है। तो उसमें आप देखिए कि 10th में जिस ने पास करके लास्ट ईयर जिसने कोई सब्जेक्ट लिया, जिसकी उसको मास्टरी होती है, वो 2 साल 1 साल 11वीं और 12वीं में पढ़ता है। उसका 11th-12th बिना स्कूल जाए ही हुआ था। वो उसके लिए तैयार नहीं था। निश्चित तौर पर ये कहीं न कहीं उसकी प्रोडक्टिविटी को, उसकी स्किल को प्रभावित करेगा। टीचर्स इतना इक्विप्ड नहीं है, वो भी परेशान हैं। उनको भी वो ट्रेन नहीं है, उनका कोई इंडक्शन कोर्स नहीं हुआ है कि वो ऑनलाइन कैसे बच्चों को डील करें, बच्चों का भी बच्चों को भी नहीं पता कि हम कैसे इन सब चीज़ों को हैंडल करें। तो इन सब चीज़ों की वजह से काफ़ी समस्याएँ आ रही हैं। संसाधनों की कमी से जो घर के मुखिया हैं, वो कहीं न कहीं हताशा के शिकार हो रहे हैं। 4 बच्चे हैं, चारों को लैपटॉप कैसे दिलाएँ? चारों को कंप्यूटर कैसे दिलाएँ? उनके मन में निराशा का भाव घर कर रहा है। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिन्होंने ईएमआईज़ पर कार ले रखी है। 30,000 की ईएमआई दे रहे हैं, कोई घर खरीद रखा है, किसी ने सपने संजोए थे, उनके जॉब कम हो गए हैं या उनकी जो सैलरी एक पॉसिबल इंक्रीमेंट जो उन्होंने सोचा था, वो भी नहीं मिल रहा है। उसके कारण से वो ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं। प्लस हमारे समाज में मेल्स के साथ में समस्या ये है कि उनको रोना नहीं सिखाया जाता, उनको अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना नहीं सिखाया जाता। अरे तुम लड़की हो क्या? लड़की की तरह रोओगे क्या? अरे रोते हैं क्या? सब सँभाल लोगे? इसकी वजह से वो एक सुपरमैन की छवि बन जाती है। तो वो अपने मन की पीड़ा को अपने घरवालों से भी व्यक्त नहीं कर पा रहे कि मैं उन खर्चों को अब उस हिसाब से नहीं चला पाऊँगा, मैं बैंक की ईएमआई देने में अक्षम हो रहा हूँ, मैंने इतने का कर्ज ले रखा है। इसकी वजह से उनके सपोर्टिंग हैंड्स भी नहीं हो रहे हैं, जो सपोर्ट मिल सकता है। तो बड़ी ही अजीब-सी समस्याएँ होती जा रही हैं। बुजुर्गों की हम बात करें, युवा हैं, आपने फ़ेसबुक में बात कर ली अपने दोस्तों से, आपने इंस्टाग्राम में अपनी फ़ोटो शेयर कर ली। बुजुर्ग जो कि टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़े हुए हैं, वो घर में अकेला फ़ील कर रहे हैं। उनके लिए बाहर जाना एक बफर सिस्टम हुआ करता था। मंदिर में जा रहे हैं, टहलने जा रहे हैं, उनके दोस्त हैं, उनके लाफिंग क्लब्स हैं। अगर हम बड़े शहरों की बात करें, वो उनका एक ग्रुप बन गया जिनके साथ वो खेलते थे। कोई शतरंज खेल रहा है, कोई ताश खेल रहा है, कोई अपने घर की बातें बता रहा है, कोई अपने मन की पीड़ा व्यक्त कर रहा है, वो सारे कनेक्शंस कट गए। अब घर में ये हो गया कि बाबूजी घर पर हैं, उनको वहाँ खाना टाइम पर मिल रहा है,
सोना टाइम पर है, लेकिन वो बात किससे करें? क्योंकि वो संवाद, वो कनेक्शन का हमारे बीच में काफ़ी ज़्यादा अभाव हो गया है। इस आपाधापी भरे युग में अगर हमने सबसे बड़ी चीज़ हम भारतीयों ने खोई है, तो वो शायद एक अच्छा कनेक्शन खोया है। सोशल कनेक्शंस हमारे कम होते चले जा रहे हैं। जी। हम किसी से बात ही नहीं करना चाहते। बात भी करते हैं तो वो काफ़ी लिमिटेड होती है, वो मैकेनिकल चीज़ों से रहती है। और क्या भाई कैसे हाल-चाल है? बस हो गया। हमारी मन की पीड़ा सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं हो रहा है। दूसरा, जो बच्चे युवा हैं, वो बाहर से आकर के घर में पड़े हुए हैं, उनको भी आशंका लग रही है। वो उनका एक दोस्तों का क्लब हुआ करता था, उनकी आउटडोर एक्टिविटीज़ होती थीं, उनकी कॉलेज में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थीं, शाम को वो अपने घर में बात करते थे। अब क्या हो गया है? फाइन ज़ोन हो गया है। घर में ही लड़ना है, घर में ही बात करना है, उनकी अपनी एक अलग दुनिया है। प्लस सोशल मीडिया का एक्सेसिव यूज़ हो रहा है, स्क्रीन का यूज़ हो रहा है। तो प्रियंका जी इसके कारण से हमारी जो स्लीप साइकिल है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। जी। स्पेशली जो क्वालिटी है स्लीप की वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। हमारे पास लोग आकर के बताते हैं, डॉक्टर साहब मैं सोता तो हूँ लेकिन लगता है दिमाग चलता रहता है हमारा। पूरी रात में सोया ही बहुत नहीं ऐसा कॉमन लगता है। समस्या है ये। जी। जी हाँ, जी हाँ। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। दूसरा क्या हुआ है कि कहीं न कहीं हम भारतीयों ने एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है। हमने अत्यधिक मेहनत को बहुत ज़्यादा महिमा मंडित कर दिया है। जी, बिल्कुल। सपोज़ मैं आराम करता हूँ तो मैं गिल्ट फ़ील करता हूँ, अरे! मैं सो कैसे लिया? मैंने छुट्टी कैसे ले ली? मैंने आराम कैसे कर लिया? वो तो 16 घंटे काम कर रहा है, मुझे एग्ज़ाम्पल दिया यार उसने अपने जीवन में 18-18 घंटे काम किया। नहीं भई, आपकी एक थ्रेशोल्ड लिमिट है, आप उसको मत तोड़िए। अदरवाइज़ आपके सोमैटिक सिम्पटम्स बढ़ जाते हैं। युवा लोग आजकल गूगल में देखते होंगे साइकोसोमैटिक सिम्पटम्स के बारे में। हुँ। उनके बॉडी में पेन्स हो रहे हैं, उनके सीने में दर्द हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, उनके घुटनों में दर्द बना रहता है, बैक पेन बना रहता है, चक्कर जैसा लगता है। ये कहीं न कहीं उनके बर्नआउट होने की निशानी है। वो एक्सेसिव वर्क कर रहे हैं। इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। दूसरी बात, नशे जो उपयोग है, वो भी इस बीच में काफ़ी बढ़ा है। स्ट्रेस कोपिंग के लिए यूथ जो है वो अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, उनका स्मोकिंग कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो बोलते थे सर हम पहले 2 सिगरेट पीते थे, इस समय मेरी 10-10 हो जाती है, क्या करूँ सर? बड़ा गड़बड़ सा महसूस होता है तो मैं छत पर जाकर के एक सुट्टा लगा लेता हूँ, हल्का फ़ील होता है, उन्हें वो ऐसा बोलते हैं। तो एक जो अकेलापन है, सोशल डिस्कनेक्शन है, वो नशे के प्रति हमें प्रोन बनाता है। जी। हम नशा अपनी कोपिंग के लिए करते हैं कि शायद हम थोड़ा-सा लाइट फ़ील करें। क्योंकि ना हम अपनी एंग्ज़ायटी को आइडेंटिफ़ाई कर पा रहे हैं, हमारे लिए अवेयरनेस नहीं है। कुछ लोग अवेयर भी हैं तो उनको लगता है कि अरे! तो कलंक है, पागल हो गए हैं क्या? साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँगे क्या? इसके लिए क्यों हम हेल्प लें? साइकोलॉजिस्ट के पास में क्यों जाएँ? साइकियाट्रिस्ट के पास में क्यों जाएँ? ये तो पागलों के डॉक्टर होते हैं, हम ऐसा थोड़ी है। यार अब उस दोस्त ने मुझे बताया था हम सिगरेट पी लें। जबकि देखिए, एक पढ़ा-लिखा व्यक्ति जो बोलता है कि डॉक्टर हमको दवा दे देगा हमारे स्ट्रेस के लिए और वो खुद निकोटिन ले रहा है। सिगरेट को वो केमिकल नहीं मान रहा है। तो बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हमारे यहाँ प्रियंका जी हैं। तो ओवरऑल हम देखें, तो हम मानसिक रोगों का होना नहीं होना, मानसिक स्वस्थता की निशानी नहीं है। कई बार लक्षणों का एक थ्रेशोल्ड लेवल भी सब थ्रेशोल्ड लेवल ही बना रहता है, जो एकदम पीक पर भी नहीं पहुँचते लेकिन समहाउ कहीं न कहीं हमारी जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी प्रभावित होती रहती है प्रियंका जी। तो ये चीज़ें अगर हम ध्यान दें, मानसिक रोगों के लक्षणों को हम समझें, तो बहुत सारी हम लाइफ में अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। जी। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप समझा रहे हैं, लेकिन मैं अगर सीधा टू द पॉइंट आपसे पूछना चाहूँ कि जो बच्चे हैं, वो पिछले 1 डेढ़ साल से ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा हो गया, इनफैक्ट डेढ़ साल तो नहीं हुआ। उस दौरान से घर के अंदर हैं, उनकी जो नॉर्मल एक लाइफ़स्टाइल होती थी, स्कूल जाना, फिर पार्क में जाके खेलना, वो सब सब कुछ खत्म हो गया है। क्लासेस ऑनलाइन हैं, बाकी टाइम वो टीवी पर या कुछ भी इंटरनेट पे देखने में निकल जाता है। पेरेंट्स भी एंगेज हैं, घर में काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। थोड़ा-सा नॉर्मल्सी आई थी, बाहर गए थे, लेकिन अगेन चूँकि इस बार बच्चों पर जो है असर ज़्यादा है, तो फिर से बच्चों के लिए तो और ज़्यादा कह दिया गया कि आपको घर के अंदर रहना है। तो ऐसे में जो बच्चे हैं, मतलब वो किस तरीके से, मतलब उनकी ये मेंटल हेल्थ पे तो ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत असर तो बच्चों के भी है ही, बड़ों जितना बेशक ना हो। हम उनको कैसे एंगेज कर सकते हैं घर के अंदर एक पॉजिटिव तरीके से? प्रियंका जी पहले तो मैं अपना इनपुट देना चाहूँगा कि नहीं थोड़ा नहीं, बेशक काफ़ी बच्चों में भी मेंटल हेल्थ पर इफ़ेक्ट है। जी, जी। क्योंकि अगेन बच्चों के में जो डिप्रेशन है या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है, वो यूजुअली उससे चिड़चिड़ेपन के फॉर्म में प्रेज़ेंट हो। तो वो हम समझते हैं कि बच्चे का व्यवहार खराब है।
बच्चे में डिप्रेशन, एंजाइटी यूजुअली फोकस, कंसंट्रेशन, अटेंशन और मेमोरी में प्रॉब्लम्स की वजह के रूप में दिखाई देती है, जिसको हम समझते हैं कि ये पढ़ना नहीं चाहता। जी। तो उसका प्रेजेंटेशन या इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होने की वजह से बच्चों में मानसिक समस्याएं जल्दी रिकॉग्नाइज नहीं होती, हम उसके प्रति अवेयर नहीं। तो बच्चों में मेंटल हेल्थ की काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये उनकी पर्सनालिटी फॉर्मेशन का भी समय है। क्योंकि पर्सनालिटी क्या होती है, हमारा साइकोबायोलॉजिकल जो इंटरेक्शन है, उनकी जो बन रही पर्सनालिटी है, उनका जो इंटरेक्शन हो रहा है, उससे वो जो सीख रहे हैं, उस पर्सनालिटी भी कहीं ना कहीं उनकी बाधित हो रही है। अब बात करें कि हम कैसे करें, तो उसमें सबसे पहले पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है। मैं हमेशा पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ कि बच्चे को कभी भी कोई भी बात में अगर आप रियलिटी से उसका इंट्रोडक्शन करवाते हैं, तो इंस्टेंटेनियसली हो सकता है बच्चे का रिएक्शन डिनायल की वजह से निगेटिव आपको लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा आप बच्चे को रियलिटी से अगर इंट्रोड्यूस करा करके रखेंगे तो ज्यादा सही। आशय ये, अरे नहीं बेटा कल ठीक हो जाएगा, कल तुम सही हो जाओगे, नहीं बेटा, अभी कोरोना है और हो सकता है ये स्थिति आज जैसी हो सकता है इससे ठीक हो जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि यही स्थिति रहे, या हो सकता है इससे और बुरी हो जाए। तो हमको इसके हिसाब से भी अडेप्ट होना। तो सारा फोकस पेरेंट्स का लाइफ स्किल ट्रेनिंग में होना चाहिए, और लाइफ स्किल ट्रेनिंग की शुरुआत यहाँ से होती है कि जब मैं रियलिटी को एक्सेप्ट करूं और उसके हिसाब से ही मुझे जीना है। मुझे पता चल गया कि गर्मी है, मैं गर्मी को चेंज नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा, मैं गर्मी को हटाने के लिए इंतजाम करूंगा, मैं टाइम पर नहाऊंगा, 2 बार नहाऊंगा, मैं कूलर चलाऊंगा, एसी चलाऊंगा, नहीं है संसाधन हाथ का पंखा करूंगा। बट रियलिटी होना बहुत जरूरी है, ठंड है तो मैं ठंड के हिसाब से मेजर करूंगा। तो अभी तो कोरोना है, तो आपको जो भी है बाहर नहीं निकलना है, तो उसके हिसाब से ही हमको ये करना है। मैं मानता हूँ आपकी ये बात कि आप इस समय बाहर नहीं जा रहे हैं, मैं मानता हूँ कि आप इस समय अपने दोस्तों से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन अभी हम वो नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमारे लिए रिस्क बेनिफिट रेशियो को अगर हम असेस करें, तो हमारे लिए हम क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमें रिस्क है, जानलेवा रिस्क हो सकता है। बेनिफिट क्या है कि हमारी यहाँ पर जान बच रही है, तो अभी हम लाइफ सेविंग मोड में है। हम और हम सब अभी लाइफ सेविंग मोड में है, तो यही हमारे लिए, लाइफ बची रहेगी तो हम फिर से खेल लेंगे भाई, फिर से दोस्त बना लेंगे, फिर से हम बाहर जा सकेंगे। तो अभी जो भी है, तो आप हाउस होल्ड वर्क्स में अपने घर वालों के साथ में रहे, जो लोग बड़े हैं, आई मीन बच्चे जिनके छोटे हैं, जैसा कि प्रियंका जी आपके भी मैं वीडियोस की यहाँ पे तारीफ करना चाहूंगा कि आप बच्चों की स्किल के लिए बहुत बहुत अच्छे वीडियोस बना रही हैं। इवन हम साइकेट्रिस्ट को भी आपके वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं और हम बहुत कुछ सीखते हैं थैंक आपसे। यू सो मच सर। और थैंक यू, आप ऐसे वीडियोस बनाते रहें। तो बच्चे को जैसे ही हमने घर के कामों में इन्वॉल्व करना शुरू किया, तो बहुत सारी चीजें सॉल्व होती चली जाती हैं। एक तो उनकी एनर्जी भी चैनलाइज होती चली जाती है, और दूसरा वो ये भी देखते हैं कि लाइफ स्किल हमारे लिए जरूरी है। अदरवाइज हम बच्चों को क्या बता रहे हैं कि नहीं, घर का काम करना ये गलत बात है, आप बच्चे हैं मतलब आपको घर का काम नहीं सीखना है, नहीं करना है, क्योंकि हम उस कुंठा से घिरे हुए हैं। हमें ऐसा लगता है कि घर का काम करना बुरी बात है, जी। हमें ऐसा लगता है कि आपने घर का कुछ भी काम कर दिया तो वो एक बुरी बात है, क्योंकि हमने किया था, हम इस कुंठा में भरे हुए। तो हम वो बच्चों को कहीं ना कहीं अपनी कुंठा की वजह से वो लाइफ स्किल्स सीखने से, सिखाने से रोकते हैं। तो लाइफ स्किल्स में इन घर के कामों में इन्वॉल्व कीजिए, बच्चे को आप अच्छा खासा समय दीजिए, हमेशा आई कांटेक्ट के साथ में उससे बातें कीजिए, जो भी आप समय दे रहे हैं उसमें आई कांटेक्ट बच्चे के साथ में बहुत जरूरी है। अधिकांश लोग मोबाइल में बात करते समय बच्चों से बात करते हैं, जो कि गलत है। बच्चों को जो स्क्रीन का एक्सपोजर है उसमें भी आप लिमिटेशंस रखें। हो सकता है बच्चा शुरू में आपको लगे कि टेंट्रम शो कर रहा है, लेकिन वो टेंट्रम को आपको हैंडल करना आना पड़ेगा, बच्चे की कंडीशनिंग करनी पड़ेगी, बच्चे को विवेक सिखाना पड़ेगा कि हाँ मेरे लिए 20 मिनट्स, मैंने आज 30 मिनट्स 20 मिनट्स के कार्टून देख लिया, अब मेरे लिए सफिशियंट है। और WHO ने, इन इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने बाकायदा गाइडलाइंस दे रखी है कि इतने मिनट्स हम टीवी का या स्क्रीन का एक्सपोजर दें। दूसरा, रिश्तों के बारे में बताएं उन्हें, जो उनके कजिन्स हैं उनसे बात करने के लिए प्रेरित करें। धर्म आध्यात्म के प्रति जो भी आपकी रुचि हो उसके अकॉर्डिंग उनको आप ढाल सकते हैं, उनको उस बारे में बता सकते हैं, उनके सोने के टाइमिंग फिक्स कर सकते हैं। तो ये समय आप उल्टा उपयोग भी कर सकते हैं उनको बहुत अच्छी लाइफ स्किल सिखाने का, जो उनको हो सकता है 1 साल बाद, 2 साल बाद काफी काम आया। और आप, कोरोना नहीं होता तो हो सकता है इतना टाइम नहीं दे पाते, इतनी स्क्रूटनी नहीं कर पाते और बच्चों की पर्सनैलिटी को असेस नहीं कर।
जी, बहुत सही। अब बच्चों की हमने बात कर ली। दूसरा जो हमारा कंसर्न था वो घर के बुजुर्गों को लेकर था कि किस तरीके से चूँकि वो जैसे कि आपने भी बताया कि वो उतने टेक सेवी नहीं हैं। आजकल के टाइम के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं। टीवी की भी अपनी एक लिमिटेशन है जो उसको देख सकते हैं, घर में लोग बिज़ी हैं। तो ऐसे में अगर हम बुजुर्गों के लिए कुछ ये गाइड कर पाएँ, वो खुद क्या कर सकते हैं या घर के लोग, वो उनको किस तरीके सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए घर के लोगों में एक जो हमारा मानव का बेसिक गुण है, वो ये होता है कि मानव कहीं न कहीं से खुद को जो लोग जज करते हैं, उनसे बचना चाहता है। जी, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि घर के बुजुर्गों को कई बार उम्र के कारण जो हमारे यहाँ का परिवार का सिस्टम है, वो हमेशा रिश्तों पर आधारित रहा है। हमने हमेशा सीनियर जूनियर की कल्पना पर सॉरी अवधारणा पर काम किया है। हमारी फैमिली का ताना-बाना उम्र के आधार पर बुना गया है। ये बड़ा है, ये छोटा है, हमें इसलिए पैर छूने हैं, प्रणाम करना है, नमस्कार करना, रिगार्ड करना है क्योंकि वो हमसे उम्र में बड़ा है। जी, तो ये आपके घर के जो बुजुर्ग हैं, वो यही देखते हुए जी रहे हैं, वही अवधारणा के हिसाब से उन्होंने अपना पूरा जीवन जिया है। तो कहीं न कहीं वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें जज ना किया जाए। तो मेरा आप लोगों से सुझाव है कि अपने घर के बुजुर्गों को कोई भी जजमेंट पास नहीं करें। उनके हो सकता है काम के तौर-तरीके, बातचीत उन पर आप बात कर सकते हैं, उनसे आप डिफर कर सकते हैं, लेकिन आप उन पर पर्सनल हमला ना करें। उनके व्यक्तित्व पर हमला ना करें, बातों, विचारों से आप मुझे लगता है कि उनसे असहमत हो सकते हैं। वो असहमति जताने का भी गुण हमें सीखना चाहिए, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों के बीच में बच्चों और पेरेंट्स के बीच में। दूसरा, आप उनसे संवाद करें, ऐसा संवाद करें कि उनको सुनें। हमने क्या किया, आप पापा जी मास्क लगा लेना, मम्मी जी मास्क लगा लेना, ये दवा खा लेना, खाना टाइम पर खाना। नहीं भाई, आप उनकी बात भी सुनिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। उनके भी तो कोरोना के पॉइंट सुनिए। उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में फैमिली के बारे में क्या चल रहा है, उदाहरण क्या चल रही है, उनको सुने। तो हम उनको सुनने के लिए समय दें, उनका प्रॉपर रिगार्ड्स का ख्याल रखें, अपने बच्चों को प्रेरित करें, उनके साथ में बैठें, बातचीत करें और उनके जो टाइमिंग्स हैं खाने-पीने का उसके हिसाब से करें। उनकी धर्म, अध्यात्म में जो भी रुचि है उसके अकॉर्डिंग आप उनके लिए चैनल्स फिक्स कर सकते हैं। वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, वो उन्हें प्राइम वीडियो नहीं देखना आ रहा है, आप उनको सिखा सकते हैं। उनके हिसाब से रिकॉर्डेड चीज़ें, पेन ड्राइव में कुछ ला सकते हैं, उनके पसंद की चीज़ें, वो कुछ भी हो सकती हैं। आप उसके हिसाब से उनकी व्यवस्था कर सकते हैं। उनको भी एक टेलीफ़ोनिक कन्वर्सेशन से जोड़ सकते हैं। बहुत सारे लोगों को आप ज़ूम के थ्रू या जो भी स्काइप है या व्हाट्सएप कॉल है, उनके थ्रू आप उनको ट्रेन कर सकते हैं, जिससे वो अपने कज़िन्स, अपने भाई, अपने दूर दूर के रिश्तेदारों से भी बात कर सकें। तो थोड़ा-सा हमें ये सब चीज़ें देखना होगा और मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि इस समय जो हम लोगों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, हम सब में थोड़ा-सा टॉलरेंस कम हो रहा है। जी, हम दूसरे के साथ जितना दूसरे को अगर हम जज किए बिना उसके साथ में रहना सीख जाएँगे, तो बहुत ही सहज हो जाता है जीवन। और ये भी देखें कि उनकी नींद प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है। ऐसा तो नहीं वो अकेले कुछ परेशान से रह रहे हों, अपनी ग्रूमिंग का ख़्याल नहीं रख पा रहे हों। तो अगर ऐसे कुछ लक्षण आ रहे हैं तो ये अलार्मिंग सिग्नल हो सकते हैं डिप्रेशन के या किसी भी मानसिक अवस्था के। अकेले कटे-कटे से रहना, ज़्यादा बात नहीं करना, नींद की आदतों में बदलाव, खाना-पीना अवॉइड करना या अत्यधिक क्रोध या चिड़चिड़ापन भी अचानक उनकी पर्सनैलिटी में आपको दिखाई दे, तो यहाँ पर भी आप उनसे बात कर सकते हैं और हेल्प लेने से बिल्कुल मत हिचकिए। जी। बहुत जिस तरीके से हम लोग की बातचीत चल रही है, बहुत ही दिलचस्प तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा एक और बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि जब जैसे आपने बताया कुछ सिम्पटम्स होते हैं, क्या कब वो सिम्पटम आते हैं या फिर कह सकते हैं कि कब वो लिमिट आती है जब किसी को एक्सपर्ट की मदद की ज़रूरत पड़ती है मेंटल हेल्थ को लेकर? जी। देखिए, हम साइकियाट्रिस्ट लोग कुछ शब्द यूज़ करते हैं सोशियो ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन। जी, साइकियाट्री बेसिकली किसी भी नॉर्मल इमोशंस का एक्ज़ैजरेटेड रिस्पॉन्स जिसकी वजह से हमारा जीवन प्रभावित होने लगे, हमारा कार्य प्रभावित होने लगे, हमारे रिश्ते-नाते प्रभावित होने लगे, तब वहाँ पर हमें स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए कि जैसे कि मैंने आपसे बातचीत शुरू करी और हर व्यक्ति को किसी न किसी बात को, काम को शुरू करने में एंग्ज़ायटी होती है जो कि मोटिवेशनल फैक्टर है। जो कि हमें हमारी प्रिपेयर्डनेस करती है कि हमें अच्छा परफ़ॉर्म करना है, हमें ये सीखना है, हमें ये स्किल सीखनी है, मैं अपना वीडियो देखूँगा अगली बार नहीं, मैं कुछ चीज़ों को ऐसे बताता तो ठीक रहता। तो वो जो एंग्ज़ायटी है वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम है।
लेकिन अगर उसका स्तर इतना बढ़ जाए कि मैं आपसे बात नहीं कर पाऊँ, मैं कोलैप्स हो जाऊँ, मेरे हाथ पैरों में थरथराहट हो जाए, मैं चक्कर खा के गिर पड़ूँ, तो वो एंग्जायटी, इसका मतलब है कि अब उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जी। कोई भी व्यक्ति का जो दुःख होना है बड़ी स्वाभाविक बात है, नॉर्मल रिएक्शन है। लेकिन उस दुःख की वजह से मेरा जीवन अस्त-व्यस्त हो रहा है, मैं अपना काम नहीं कर पा रहा हूँ, अपने रिश्ते-नातों में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, जीवन शैली में प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे वहाँ पर स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। मेरा कोई भी काम ऐसा है, मैं हाथ धुलना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा बार हाथ धुल रहा हूँ कि घर का पानी खत्म हो रहा है। मेरा सारा टाइम कंज़्यूम हो रहा है हाथ धुलने में, इसका मतलब है मुझे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो सकता है। मैं इतना ज़्यादा कॉन्शियस हूँ अपने घर की डोर्स लॉक करने के लिए कि मेरा पूरा टाइम डोर को चेक करने में जा रहा है, उसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। निश्चित तौर पर अगेन ओसीडी का सिम्पटम है। तो कोई भी सिम्पटम अगर आपकी जीवन शैली को, आपके जीवन को, आपके रिश्ते-नातों को प्रभावित कर रहा है, तो ये अलार्मिंग समय होता है कि अब हमें स्पेशलिस्ट की मदद लेनी चाहिए। जी। और आजकल हर जगह साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट उपलब्ध हैं, आप कहीं पर भी कंसल्ट कर सकते हैं। साइकियाट्रिस्ट के पास जाना शेम का विषय नहीं है, जी। शर्म का विषय नहीं है। ये एग्ज़ैक्टली वैसा ही है, जैसे कि आपको कोरोना हो सकता है, वैसे ही आपको डिप्रेशन हो सकता है, वैसे ही आपको एंग्ज़ायटी हो सकती है, वैसे ही आपको ओसीडी हो सकता है, वैसे ही आपको सिज़ोफ्रेनिया हो सकता है, वैसे ही आपको बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है, वैसे ही आपको नशे की लत हो सकती है। इनके लिए हेल्प लेने में बिल्कुल नहीं हिचकें। अगर ये लक्षण जो मैं आपको अब आगे बताता हूँ, अगर ये लक्षण आप में, आपके किसी परिजन में दिखाई दें, तो ज़रूर साइकियाट्रिस्ट से मिलें। मन का दुखी रहना लगातार 14 दिनों तक, वो भी जीवन के हर हिस्से में, खुद को नुकसान पहुँचाने के विचार आना, ऐसा लगना कि अब जीवन का कोई मतलब नहीं है, मैं किसी के किसी काम का नहीं रहा, मैं यूज़लेस हूँ, वर्थलेस हूँ और मैं असहाय हूँ और अकेला महसूस कर रहे हैं, तो ज़रूर आप साइकियाट्रिस्ट से मिलें। और लक्षणों में अगर मैं बात करूँ, बार-बार ताले चेक करना, बार-बार हाथ धुलना, बार-बार सारे आपके बॉडी रिपोर्ट्स नॉर्मल आने के बाद भी अगर आपको बार-बार लग रहा है कि मैं चेकअप कराऊँ, डॉक्टर बदलूँ, फिर से ये लक्षण तो नहीं हो रहा है, आप लक्षणों के प्रति ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, वहाँ पर आप मिल सकते हैं। बहुत सारा पैसा खर्च करने का मन करना, बहुत बड़ी-बड़ी बातें करना, एकदम से अपने विचारों पर कंट्रोल नहीं रहना, अत्यधिक क्रोध आना जिसकी वज़ह से रिलेशनशिप डिस्टर्ब होना बार-बार, वहाँ पर मिल सकते हैं। आप साइकियाट्रिस्ट से नशे की लत के शिकार होने में, सेक्स की इच्छा, उन्माद और आवृत्ति में कमी होने पर भी आप मिल सकते हैं साइकियाट्रिस्ट से। और नींद की आदतों में अगर आपके सिग्निफिकेंट बदलाव आ रहा है, नींद का नहीं आना, रात में टूट जाना या सुबह तड़के खुल जाना, ये इसमें भी आप साइकियाट्रिस्ट से मिल सकते हैं। बच्चों में अत्यधिक चंचलता अगर हो, जिसे हम एडीएचडी कहते हैं, बच्चे फ़ोकस नहीं कर पाते, घर से स्कूल से काफ़ी शिकायतें आती हैं, घर में भी उन्हें माँ-बाप को काफ़ी सँभालने में उन्हें दिक्कत आती है, सारी एनर्जी वो ड्रेन हो जाती है, ऐसा लोग बोलते हैं आकर के। ऐसे बच्चे भी मिल सकते हैं, आपके बच्चे झूठ बोलते हैं, चीज़ों को चुराते हैं, आग लगाते हैं, उन्हें छोटे जानवरों को मारने में मज़ा आता है, जी। बात-बात पे झूठ बोलते हैं, तो यहाँ पर भी आप मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट की मदद ले सकते हैं। आपके बुजुर्गों में अगर उनकी याददाश्त कम हो रही है, वो पुरानी जो तुरंत रिसेंट की चीज़ें भूल रहे हैं कि उनका कमरा कहाँ था, उनका मोहल्ला कहाँ पे है, वो अपना नाम लेने में भी किसी का नाम भी भूल रहे हैं, कैलकुलेशंस भूल रहे हैं, ब्रश करना भूल रहे हैं, कपड़े पहनना भूल रहे हैं, तो वो सठिया नहीं रहे हैं, उन्हें डिमेंशिया हो रहा है। उनका जी। सम्मान करें, मेंटल हेल्थ हेल्थ स्पेशलिस्ट से ज़रूर मदद लें। डिलीवरी के बाद अगर आपके घर में किसी महिला के व्यवहार में अचानक परिवर्तन आ रहा है, उसको खुद को नुकसान पहुँचाने के ख़्याल आ रहे हैं, बच्चे के प्रति नकारात्मक विचार आ रहे हैं, बच्चे को नुकसान पहुँचाने का मन कर रहा है या वो बहकी-बहकी बातें कर रहे हैं कुछ लोग या बहुत सारे लोग जो आपको अकेले बड़बड़ाते, बुदबुदाते हुए दिखाई देते हैं, शक-वहम करते हुए दिखाई देते हैं, उन लोगों को भी आप साइकियाट्रिस्ट के पास में ला सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं। सभी मानसिक रोगों का प्रभावी इलाज संभव होता है और जीवन की गुणवत्ता बढ़ती है और साथ ही साथ उत्पादकता बढ़ती है। जी। सर यहाँ पर एक और सवाल जो है जो मेरे मन में आ रहा है वो ये है कि जिस तरीके से एंग्ज़ायटी, डर, घबराहट, बेचैनी, ये जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से हमारी जो कोई भी बीमारी है, चाहे फिर कोरोना हो या फिर कोई और बीमारी हो, तो उससे लड़ने में, उससे निपटने में किस तरीके से नेगेटिव इसका असर होता है और इसके उलट जब हम पॉज़िटिव होते हैं चीज़ों को लेकर, तब वो किस तरीके से असर करता है? इस कोरोना काल में हमें एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन से बचना है। जो लोग अभी सबसे बड़ी गड़बड़ी कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि गूगल से बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस ले रहे हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे काफ़ी फेक चल रही है।
जो कि अननेसेसरी का पैनिक क्रिएट करती है, एंजाइटी क्रिएट करती है। बहुत सारे लोगों में ऑक्सीजन का लेवल कई बार उसकी वजह से सूडो रूप से कम दिखने लगता है, पल्स रेट बढ़ी हुई सी दिखने लगती है और वो घबरा करके रात में हॉस्पिटल्स में विजिट करते हैं। तो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन से बचें। आप रेमडेसिविर के बारे में नहीं जानिए, कुछ नहीं होगा, अपने डॉक्टर्स पे ट्रस्ट कीजिए। स्टेरॉयड ऑक्सीजन कब लेना है, कब नहीं लेना है, ये आपका बिल्कुल काम नहीं है। आपको डॉक्टर्स ने जो इंस्ट्रक्शन दिए कि इतने से कम हो तो आपको हॉस्पिटल आ जाना, उसके अलावा आप बिल्कुल गूगल ज्ञान मत प्राप्त कीजिए, क्योंकि वो बहुत भारी पड़ने वाला है और कई बार वो हमारी विजिट्स को बढ़ा देता है डॉक्टर्स के पास, कई बार हॉस्पिटल स्टे को बढ़ा देता है। तो अपने डॉक्टर्स पे ट्रस्ट कीजिए और दूसरा, अपने मन का आप कोई भी काम करिए। योग, प्राणायाम हो सकता है, पेंटिंग हो सकती है या बात करना हो सकता है, या किसी-किसी को अकेले भी बैठना पसंद है तो वो भी वो कर सकता है। अपने मन के काम ज़रूर करें। आप अच्छा संवाद स्थापित करें, लोगों से जुड़िए, क्योंकि ये समय कठिन है। और जैसा कि मैंने बताया कि जो सबसे बड़ा कुशन काम करता है, वो हमेशा अच्छा संवाद और सोशल कनेक्शन ही आपकी बहुत बड़े वेपन बनने वाले हैं, इवन कोरोना के टुवर्ड्स। घर में किसी को भी है, आपको भी हो, धीरज रखिए, अपने डॉक्टर्स पर ट्रस्ट करिए। और जैसा कि आप देखिए कि बेड की अवेलेबिलिटी के बारे में बात चल रही है, तो आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे लिटरेचर हैं, सरकारें भी प्रमोट कर रही हैं कि होम आइसोलेशन में उन्होंने एक फिक्स क्राइटेरिया बना दिया है कि हम घर पे भी रह करके इलाज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग घर से ठीक हो रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हॉस्पिटल बेड मिलना ही ज़रूरी है। जी, ज़रूरी ये नहीं है कि आपको रेमडेसिविर नहीं मिलेगा तो आपकी जान चली ही जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने डॉक्टर्स पर ट्रस्ट कीजिए और स्वयं से कोई आशंका मत बनाइए, उससे बचिए। यथासंभव इन्फॉर्मेशंस जो होती हैं वो हमारे, आप सोचिए मैं इन्फॉर्मेशन क्यों लेना चाहता हूँ, आप इन्फॉर्मेशन क्यों लेना चाहें? ताकि हम उसका सदुपयोग कर सकें, सही समय पे अलार्म हो, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन किसी काम की नहीं है जो आपके ऊपर भारी पड़ रही है, आपको परेशान कर रही है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन से आप बचिए। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट वेपन है डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए और हाईली अंडर यूटिलाइज्ड वेपन है। इसको ज़रूर यूटिलाइज़ कीजिए, अपनों से बात करते रहिए और अपने डॉक्टर से अपने मन के सारे प्रश्न पूछिए, उससे उनसे समझ लीजिए। और ये आप कभी भी डॉक्टर से उम्मीद नहीं करें कि जो आप सुनना चाहते हैं, वो डॉक्टर बोलेगा। जी, जो होगा वो डॉक्टर बोलेगा। कई बार हम इस परसेप्शन की वजह से कई बार हमारे रिलेशनशिप में फ्रिक्शंस आते हैं और कई बार अविश्वास की वजह से आप काफ़ी परेशान होते हैं। तो अपने डॉक्टर्स पर ज़रूर ट्रस्ट कीजिए, अपने घरवालों से बात करते रहिए, अपना और अपने पूरे घरवालों का ख़्याल रखिए। यथासंभव ब्लेमिंग टेंडेंसी से बचिए। सब लोग परेशान हैं, हम सबको मिलकर के काम करना होगा। मैं कल भी अपने वीडियो में ये बात कह रहा था कि अगर मैंने अपने और अपने परिवार की सुरक्षा कर ली, अगर मैंने अपने को ऑक्सीजन और रेमडेसिविर और हॉस्पिटल बेड्स से बचाया, तो कहीं न कहीं जिन लोगों को ज़रूरत है, उनको भी तो मैं हेल्प कर दूँगा। तो बिल्कुल। आप अपनी हेल्प के साथ-साथ दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं, बट अपनी ज़िम्मेदारी लें, अपने परिवार की ज़िम्मेदारी लें। मेरा स्वास्थ्य मेरी ज़िम्मेदारी, मेरे शहर का लॉकडाउन मेरी लापरवाही। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बात आपने कही है, क्योंकि ये बात सच है कि ब्लेम गेम में जो है वो बहुत सारी एनर्जी जो है चली जाती है और हम लोग कोशिश करते हैं कि हर सिचुएशन के लिए जो है हम दूसरे को ज़िम्मेदार ठहरा दें। डॉक्टर सत्याकांत, आपसे बातचीत का सिलसिला तो मन कर रहा है यूँ ही जारी रहे और बहुत सारे और दूसरे विषयों पर भी बातचीत हो, लेकिन मुझे लगता है कि आज हम लोग जितनी जानकारी आपने दी है बच्चों को लेकर, बुजुर्गों को लेकर के, नॉर्मल जो कोरोना पेशेंट्स हैं, वो कैसे पॉजिटिव तरीके से रह सकते हैं, अपनी बीमारी से डील कर सकते हैं, वो सारी जानकारी बेहद काम की है। इस सब के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, हमसे जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू प्रियंका जी और हेल्थ ओपीडी को धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया इस बातचीत के लिए।